नमस्कार। मैं अभिनव स्वयं पे आप सभी का वेलकम करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैं भी अपने कुछ एग्जाम्स के सिलसिले में ही बिजी था, लेकिन आज चलो मुलाकात हुई। देखो, सीजीएल मेंस 2020 हुआ। 28 तारीख को था, कुछ सेंटर्स पे एग्जाम 3 तारीख को भी हुआ, 3 फरवरी को भी हुआ, और डिस्क्रिप्टिव इसका 6 तारीख को हुआ। 11 तारीख को इसकी आंसर की आई, 11 फरवरी को। तो आज हम इसके आंसर की में से कुछ आंसर की आने के बाद, जैसे कि एग्जाम सेंटर पे मैं भी मेंस देने के लिए गया था, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे पेपर में जिनको लेके स्टूडेंट्स में उस दिन भी डिस्कशन था कि ये थोड़े से अनट्रेडिशनल क्वेश्चन थे। मतलब हर साल एसएससी के सीजीएल के मेंस में दो चार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वरना पूरा एग्जाम रिपीट ही होता है कि भाई एक पैटर्न है एसएससी का फिक्स, उससे ही क्वेश्चन आएंगे। 4-5 क्वेश्चन नए तरीके के होंगे, तो वो 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और ओवरऑल पेपर का लेवल डिस्कस कर लेंगे। चलो पहले पेपर का लेवल ही डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ तक पेपर के लेवल का सवाल है, पेपर ठीक था। मतलब ऐसा था कि अगर बच्चों ने अच्छी तैयारी की थी तो 190 प्लस स्कोर किया जा सकता था। 200 भी स्कोर किया, 2-3 स्टूडेंट्स का 200 भी स्कोर है। तो 200 के लिए तो चलो एक्सेप्शनल केस ही होता है, लेकिन 190 प्लस हो सकता था। पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जिसमें कि ज़्यादा सोचना पड़े। अगर हाँ, आपने ये 4-5 क्वेश्चन जो अलग थे, आखिरी के 20-22 मिनट आपने बचा लिए थे, 1 घंटा 40 मिनट तक आपने पूरा पेपर देख लिया था और 5-6 क्वेश्चन बचे हुए थे, तो आप पूरा पेपर कर सकते थे। कोई ऐसी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। जैसे कि एक 2017 वाले एसएससी के 2018 में जो मेंस में क्वेश्चन आए थे, उस तरह के क्वेश्चन नहीं थे। अब तो खैर होता ही ऐसा है कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन सी पेपर में पूछे जा रहे हैं। पिछले वाला मेंस था 2019 का, उसमें भी ऐसा ही था। चलो अब ये पूरा खत्म हुआ। अब 2021 की तैयारी आप सभी स्टार्ट कर दी होगी। तो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो तो तैयारी छोड़ते ही नहीं है, 20 के 1-2 दिन के गैप के बाद कर दी होगी, क्योंकि 6 महीने में ही हमें 2021 सीजीएल का मेंस देखने को मिल सकता है। अप्रैल में पेपर है प्री। और अगर अब कोरोना वोरोना का तो ऐसा कोई सीन होने नहीं वाला है, क्योंकि ओमिक्रॉन में भी एसएससी ने पेपर कराए, आईबीपीएस ने कराए, तो इस एग्जाम अब आगे तो फर्दर कोई पोस्टपोन होंगे नहीं, और होने भी नहीं चाहिए। तो अगस्त में 2021 का सीजीएल मेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर बच्चों से मेरी बात हुई, ज़्यादातर मेरे दोस्तों से बात हुई, तो सबका मेन कंसर्न यही था कि पेपर हमें पूरा आता था। वो एग्ज़ाम प्रेशर में नहीं कर पाए। कल आंसर की आई, उस दिन कई क्वेश्चन वहाँ पे जिन्होंने छोड़े थे वो कह रहे थे कुछ भी क्वेश्चन नहीं थे। तो ये एक मेंटल हेल्थ का इशू है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, उस प्रेशर में आप क्वेश्चन को किस हिसाब से टैकल करते हो। और अब आपको, अगर आपको बड़ा अच्छा स्कोर करना है, यानी कि इनकम टैक्स और एक्साइज और एमईए के लिए जाना है, अच्छी जॉब्स लेनी है, अच्छी रैंक्स लानी है, तो मेंटल स्ट्रेंथ पे भी आपको अपनी काम करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो बातें चलती रहती हैं, किसी वीडियो में और बाकी डिस्कशन हम कर लेंगे। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी है, उसके इंटीरियर में पॉइंट है, और ओ ए और ओ सी और ये कुछ दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें, और ओ बी की लेंथ पूछी है। तो पहले मैं सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ये हो गया ए बी सी, इसमें पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट हो गया ओ। अब देखो क्या दे रखा है। ओ ए दे रखी है 12, ओ ए दे रखी है 12, ओ सी दे रखी है 9, और एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ ए, ये सब बराबर है। बराबर है तो ये कितने होंगे? ये हर एक एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मुझे एक बात और दे दी कि एंगल जो ए बी सी है, जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है ए बी सी, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल जो है मुझे पूरा 60 डिग्री दिया हुआ है। अब ओबी की लेंथ मुझसे पूछी है, ओ ए और ओ सी की दे रखी है। तो देखो ये एंगल 120 है, ये एंगल 120 है, ये एंगल 120 है। मैं इस एंगल को थीटा मान सकता हूं। अगर इसको थीटा मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस थीटा। और ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा ऑटोमेटिक, तभी तो 180 होगा। और ये ऊपर हो जाएगा 60 माइनस थीटा। क्लियर है, 180 सम हो गया ना, तो ये 60 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं, अब हम कहेंगे कि ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ओ बी ए, वो है सिमिलर है, वो ट्राइंगल ओ सी बी के। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास ओ सी 60 माइनस थीटा के सामने, लो ऐसे लिख लेता हूं मैं इसको, कोई नहीं, पहले मैं ओ बी ए की साइड लिख लूंगा इधर, ओ बी ए की साइड लिख लेते हैं। ओ बी ए में थीटा के सामने ओ ए, इधर थीटा के सामने ओ सी बी में, थीटा के सामने होगी ओ बी, और ओ बी ए में 60 माइनस थीटा के सामने ओ बी, और ओ सी बी में 60 माइनस थीटा के सामने ओ सी। तो मेरे पास यहां से आ जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए इंटू ओ सी, और ये आ जाएगा 9 इंटू 12 108, और 108 होता है मेरा, ओ बी आ गया 108, ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी आ जाएगा 6√3, 36 थी 108, 36 का 6 बार आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में इसमें। आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों का। ठीक है, ठीक है, इतना ही रहने दें। देखो फिर से बता देता हूं मैं आपको, ये ट्राइंगल बना लिया मैंने ए बी सी, इसके इंटीरियर में एक पॉइंट था ओ, मैंने ओ को पॉइंट मान लिया। ओ से फिर चल रहा है ना, ठीक है, हाँ ठीक चल रहा है, ठीक ठीक। चलो ओ को पॉइंट मान लिया मैंने इसमें अंदर, तो ओ ए 12 आ गई, ओ सी 9 आ गई, और एंगल ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ ए बराबर दे रखे थे मैंने, बराबर दे रखे थे, एक पॉइंट से बने, तो ये तीनों 120 120 120 हो जाएंगे। अब एंगल ए बी सी 60 दे रखा है मुझे। अब जब एंगल ए बी सी 60 दे रखा है, तो ये थीटा, ये ऊपर थीटा, ये 60 माइनस थीटा, ये 60 माइनस थीटा, ये थीटा, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट था बिल्कुल। कई बच्चों ने इसमें कोसाइन रूल भी, जैसे बाद में बात हो रही थी, कोई कह रहा था कि कोसाइन रूल लगाया, कोई कुछ कह रहा था, ऐसा कोई नहीं था, सिंपल सिमिलरिटी का क्वेश्चन था, बल्कि सा सोचना था क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, आ जाओ, मैं लिख लेता हूं 1 प्लस सेक थीटा को लिख लेता हूँ 1/कोस, और साइन कोसेक को लिख लेता हूँ 1/साइन का स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 माइनस कोस माइनस साइन बाई कोस का स्क्वायर, और ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सेक थीटा, साइन प्लस 1/कोस का स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोस थीटा प्लस 1/साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो कोस साइन प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे
कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर, और ये नीचे इसमें कोस स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 प्लस साइन, और ये साइन कोस प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर प्लस साइन कोस प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। यहां तक समझ आया किसी सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया कि 1 प्लस सेक को 1 बाई कोस लिख लिया, कोसेक को 1 बाई साइन लिख लिया, और फिर 1 बाई कोस साइन और कोस में तोड़ लिया। बेसिकली साइन और कोस में तोड़ने के बाद मेरे पास ये कंडीशन बन रही है अब तक, ठीक है। अब इसमें से मैं कॉमन लेने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ऐसे ही रहने देते हैं। चलो लिखते हैं, नीचे बता देता हूं मैं। तो अब ये आ गया, पेन चलाना भी भूल गए, बहुत दिन हो गए। तो मैं नीचे से, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा कोस साइन प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन अपॉन साइन कोस प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और ये बचा 1 बाई कोस स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर। कॉपी पे साथ साथ करोगे तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये स्टेप है, लास्ट स्टेप। अब तक ये स्थिति बन गई है क्वेश्चन में। देखो जो एक कोस साइन बन रहा है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे कैंसिल आउट कर लेता हूं मैं। तो ये 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर और 1 प्लस साइन अपॉन कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये बन गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। यहां से कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे ना बाहर है, ये भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन अपॉन कोस स्क्वायर। तो ये मैं यहाँ से 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन ले लेता हूँ, इसको कोस स्क्वायर लिख लेता हूँ, और 1 माइनस साइन बचा रहेगा और ये कोस स्क्वायर, तो ये 1 माइनस साइन आ जाएगा। यही उत्तर था इसका, ऑप्शन नंबर 3। अब बहुत से कहेंगे इसमें वैल्यू पुट से भी हो सकता है। इसमें वैल्यू पुट से देखा था, वैल्यू पुट से इसका आंसर नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो समझाने में इतना लंबा स्टेप लग गया, कई स्टेप एक्स्ट्रा लिखने पड़े, वरना अगर आप इसको बेसिक से ही करेंगे ना, साइन कोस में तोड़ गए तो सबसे आसान है। 3-5 से भी नहीं होगा, 3-4-5 ट्राइंगल बना के रख लो या कुछ भी रख लो, 45 रखोगे तब ये दोनों ऑप्शन सेम होते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है, सबसे इजी यही होगा इसका मेरे हिसाब से, तो और भी हो सकता है अगर किसी को पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम 11,880 आफ्टर 4 years and 7,820 after 6 years on compound interest.
इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली व्हाट इज द हाफ ऑफ द सम। ठीक है, देखो देखो 17,820 रुपये हो गए 11,880 के 2 साल में, कह सकता हूं। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो नहीं चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत? भाई 4 साल में ये हो रहा था 11,880 4 साल के बाद की अमाउंट थी और 6 साल के बाद की ये है, तो 11,880 पे 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट आया किसी रेट से, वही 17,820 बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 17,820 और 11,880 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। 11 से काट लो पहले, 11 1 11 0 8 0 और 11 से 1 6 8 11 6 54 से काटेंगे तो 3/2, तो 1 प्लस R/100 का स्क्वायर 3/2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब 2 साल में तो हो रहा है ये इतना, 2 से 3, 4 साल में कितना होगा? अगर मैं 4 साल का निकालना चाहूं तो 4 साल का निकालने के लिए मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 9/4। ठीक है, तो ये 11,880 है ना, ये 9 की वैल्यू है। 4 साल में 4 से 9 हुआ तो ये 9 की वैल्यू है, 4 की निकाल दूंगा मैं, और 4 की नहीं चाहिए मुझे, ये 4 तो सम आ जाएगा, हाफ की चाहिए, 4 से भी आधे की यानी 2 की चाहिए, तो 2 से ये और 9 से 1 3 2 0 2640 रुपये इसका आंसर था। ये थोड़ा सा अलग था, फिर ऐसे कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन कराने का मेन मकसद ये है कि बहुत से स्टूडेंट ने ये भी क्लेम किया था एग्जाम के बाद कि पेपर काफी कैलकुलेटिव था। भाई अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को बिल्कुल जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उनसे जाओगे तो काफी दिक्कत होगी। बस इसमें पकड़ने वाली बात ये थी, जो बात आपको पकड़नी थी वो ये थी कि भाई 3/2 2 साल में, तो 4 साल में 9/4, और इससे फिर बड़ा आसान था, बिल्कुल ऐसी वैल्यू थी, लेकिन ये देखने में बड़ी अटपटी वैल्यू लग रही थी। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ पेपर, इस पेपर के कुछ वो क्वेश्चंस भी करा दूंगा जिनको कैलकुलेशन देखने में बहुत बड़ी लग रही थी लेकिन थी कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था, देखो ये है। ठीक है भाई, ये 3 प्लस √5 इससे बाहर कैसे आ सकता है? होल स्क्वायर बन के आ सकता है। होल स्क्वायर बनाने के लिए यहां पे अभी 2 भी नहीं है, 2 का मल्टीपल होना चाहिए इसको, ये जो √5 है इसको 2 का मल्टीपल होना चाहिए, अभी 2 भी नहीं है यहाँ पे, तो अब क्या किया जाए? तो पहले मैं इसमें √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, √2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 44 8 माइनस √6 प्लस 2 √5। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 44 अपॉन 8 माइनस √5 प्लस 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसमें क्या करूंगा, √5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देखना आप नीचे भी √5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगी इसमें पूरे में, कोई दिक्कत नहीं, √5 माइनस 1 से कर लेते हैं,
तो 44 √5 -1 और √5 से होगी तो 8 √5 -8 और माइनस √5 -1 4, तो 44 √5 -1 8 √5 -12, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 11 √5 -1 और 2 √5 -3। अब 2 √5 +3 ये देखने में ये था कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इससे और बन भी नहीं रहा था ये पेपर में, तो ये आ जाएगा 11 और 2 √5 और 5 10 -2 √5 +3 √5 -3 और ये 20 -9, तो ये तो 11 हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 में से 3 गए 7 + √5, तो 7 + √5 आ गया, यानी कि a + √5b की वैल्यू आ गई 7 + √5, a 7 आ गया, b 1 आ गया, तो ए बी कितना आ गया, ए बी अपॉन ए + बी पूछा है, ए बी कितना आ गया 7 और a + b 8, तो 7:8 इस सवाल का उत्तर था, कोई दिक्कत नहीं था, ये कैलकुलेटिव था, इसको कह सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एक तो ये बनाने वाली थी ये तो, पर जब आप मेंस लिख रहे हो, मेंस दे रहे हो सीजे का, तो इतना तो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, देखो कैसे होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप आराम से। देखो चलो, ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ये ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर दिया मैंने, ए बी सी ड्रॉ हो गया, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी जो साइड है इसका मिड पॉइंट है एम, मैंने मिड पॉइंट मान लिया एम है इसका, कोई दिक्कत, एम को मिड पॉइंट मान लिया, ये इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है, ए एम बराबर एम बी, एन जो है वो पॉइंट है इंटीरियर में ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सच दैट सी एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, भाई अब एंगल सी जो ये है इसके पॉइंट है इंटीरियर में, ठीक है, मैं इस पॉइंट को यहीं पे मान लिया, लाइन पे ही मान लिया, ये एक्चुअली है नहीं लाइन पे, तो कोई एक एज्यूम करने की ट्रिक है, जब मैं ज्योमेट्री का एक कोई लेसन पढ़ाऊंगा आपको, उसमें हम एज्यूम कर सकते हैं इसको। अब एज्यूम क्यों किया मैंने, ये देखो, एज्यूम करने का भी आपको समझ आ जाएगा। देखो देखो, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है सी एन इज परपेंडिकुलर टू एन बी, अब मैंने इसको यही मान लिया बिल्कुल, और ये एन बी पे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, एक्चुअली ये एन पॉइंट ए बी पे नहीं है, ए बी से हल्का सा हटके है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल इनफाइनाइट है, बहुत बरीक है, ठीक है, अब ये पॉइंट इस पे ही आ गया, अगर मैं इसको यहां मान लूं भाई सी एन यहां है, फिर मुझको एम एन पूछिए क्वेश्चन में, तो ये नहीं निकाल सकता मैं, मुझे कुछ न, इसको मानना ही इस पे पड़ेगा, ए बी पे ही मानना पड़ेगा, तो अब देखो बी सी 10 है, ए सी 15 है, देखो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, आप इसको पूरी को 30x मान लो, 30x होगी, एन जो इसको डिवाइड करेगा वो 3:2 में करेगा, तो इधर 12x होगी और इधर 18x होगी, लेकिन ए एम इसको मीडियन है, 15x में करेगा, तो इधर 15x होगी और इधर ये जो होगी एम एन होगी ये 3x होगी, ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, इधर भी परपेंडिकुलर है,
एम एन कितनी होगी 3x। ये बात आई समझ में? देखो यही लॉजिक है। जो एम है अगर मैं इसको 30x मान लिया तो वो तो 15x और 15x में डिवाइड कर रहा है। और जो सी एन है वो बाइसेक्टर है, क्यों? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये अल्फा और ये अल्फा है, तो वो इसको इसी इन साइड्स के रेशियो में डिवाइड करेगा। साइड्स का रेशियो है 3 2, तो वो इसको एन से ए एन 18x होगी और एन बी 12x होगी। तब देखो सी एन को कुछ भी मान लो भी ना चाहे, क्या मैं लिख सकता हूं 225 माइनस 15 और 3 18, 18x का स्क्वायर 324x स्क्वायर बराबर सी एन स्क्वायर। और सी एन स्क्वायर उधर से कितना होगा 100 माइनस 144x स्क्वायर बराबर सी एन स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 225 माइनस 324x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 144x स्क्वायर। तो 125 आ जाएगा मेरे पास 180x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 25/36, 5/6 आ जाएगा मेरे पास एक्स। एक्स आ गया मेरे पास 5, एक्स स्क्वायर आ गया 25/36 और एक्स आ गया 5/6। और एम एन कितनी माननी हुई है मैंने? एम एन माननी हुई है 3x, तो यानी कि 3 इंटू 5/6, 2, 5/2 यानी कि 2.5। 2.5 इसका आंसर था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो कुछ नहीं है, लो देख लो, ऑप्शन से डर सकते हो आप इसके, बाकी कुछ नहीं है। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये बेस है, कोई भी राइट पिरामिड है उसका इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस है। साइड 20 है, 20 20 20, सलेंटेज 30 है। देखो यहां से जो सलेंटेज जाएगा ना ये 3D में, और ये इससे जुड़ेगा। अगर मैं इसको मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, और ऊपर ये कहीं जुड़ेगा उसको बी मान लेते हैं। ये पॉइंट होगा बी। देखो ऐसे ये वर्टिकल हाइट पूछी है ना, तो ओ बी और ए, ओ ए डिस्टेंस होगी जो नीचे होगी, ओ बी वर्टिकल हाइट और ओ ए ऐसे जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्लेंटेज जो ए से बी तक की दूरी है, स्लेंटेज 30 है। ओ ए कितनी होगी? ओ ए होगी √3/2 इंटू 2/3 ऑफ 20, 20/√3। बस सिंपल है, 20/√3। ओ भी पूछी है मुझसे, ओ भी निकालने के लिए मैं क्या कर लूंगा 900 माइनस 400/3, 2300/3, यानी कि सिंपल है 10 इंटू √23/3। ऑप्शन से नहीं करना था, जैसे कोई कुछ था नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ नहीं है, सिंपल टाइम स्पीड था। चलो तो इतना ही रखते हैं। यही था, और इस पेपर का एक क्लाइमैक्स था, इससे ज़्यादा इस पेपर में कुछ था नहीं। बस यही था कि जिसकी जो मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो पूरा पेपर कर गया होगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलते ही रहेंगे, होती रहेंगी मुलाकातें। ठीक है, बाय, टेक केयर।